बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स से एक टॉपिक, और वो टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, इस वीडियो में हम इनके ऊपर बात करेंगे। तो देखें, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इन क्वांटिटीज़ को स्केलर और वेक्टर्स में क्यों रखा गया है? क्योंकि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता। उनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती उनको एक कैटेगरी में रखा गया, और जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उनको अलग कैटेगरी में रखा गया, जिनको वेक्टर्स कहा जाता है। तो इस तरह स्केलर्स और वेक्टर्स अलग अलग कैटेगरी बने। तो अब आते हैं स्केलर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनीशन की तरफ। तो स्केलर्स की डेफिनीशन यहाँ पे लिखी गई है। क्या कहता है? Those physical quantities which can be completely described by their magnitude only are called scalars or scalar quantities. स्केलर्स क्या होते हैं या स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाती है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को स्केलर्स कहा जाता है या स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखी गई है मास। मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? आप यहाँ पे देख सकते हैं m = 5 kg। मास = 5 kg। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है। अब यहाँ पे ये जो 5 kg है ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड से मतलब आप साइज बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 5 kg है, लेकिन डायरेक्शन की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि जब आप कहते हैं कि यार किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है तो वहाँ पे डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है ईस्ट की तरफ, या 5 kg है वेस्ट की तरफ। आप ऐसा बोलते हैं कभी? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन आप मेंशन इसलिए नहीं करते क्योंकि डायरेक्शन की ज़रूरत होती ही नहीं है। सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाती है। डायरेक्शन से रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। दैट्स वाई ये क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा देख लीजिएगा, टाइम। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कह दें t = 10 सेकेंड, यानी आपने किसी ड्यूरेशन को नोट किया, आप कहते हैं कि टाइम 10 सेकेंड है, ठीक है। तो 10 सेकेंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यानी टाइम कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड बना। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक स्केलर है। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर आप कह दें टेम्परेचर = 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये इसका मैग्नीट्यूड है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे डायरेक्शन से रिलेटेड हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रूम का टेम्परेचर कह दें कि जी इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे फिर क्या डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। आप कभी ये नहीं कहते कि यार इस रूम की टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ईस्ट की तरफ, कभी ऐसे कहते हैं आप? नहीं। सो डायरेक्शन की ज़रूरत जिन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं पड़ती, उन क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है, जिस तरह ये एग्जांपल्स है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? In calculation, laws of ordinary algebra are used for scalars. जब आप स्केलर्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस कर रहे हों
तो वहाँ पे ऑर्डिनरी अलजेब्रा के लॉस एप्लीकेबल होते हैं। ऑर्डिनरी अलजेब्रा से मतलब जिस तरह हम सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं, जिस तरह 5 + 5 10 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, ऑर्डिनरी अलजेब्रा यहाँ पे एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 मासेस को ऐड करना हो, जैसे एक मास 5 kg है, दूसरा मास 4 kg है, ऐड कर लेंगे तो सिंपली 9 kg आ जाएगा। ये सिंपल जो अलजेब्रा है उसी को फॉलो करते हैं जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है। यानी आप जो है जब आप टाइम्स को ऐड कर रहे हो, ड्यूरेशंस को ऐड कर रहे हो, जैसे 10 सेकेंड + 10 सेकेंड सिंपली 20 सेकेंड आ जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस सिंपली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज़ होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये थे स्केलर्स। अब हम आते हैं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स क्या होते हैं? तो डेफिनेशन यहाँ पे है वेक्टर्स की, क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर completely described by their magnitudes as well as directions are called vectors or vector quantities। ऐसे क्वांटिटीज जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, जिनको समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को बोला जाता है वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम मैग्नीट्यूड को मेंशन करेंगे और साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स। फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप फोर्स को मेंशन करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो लिखेंगे ही और साथ साथ डायरेक्शन भी आप लिखेंगे, डायरेक्शन की भी आप बात करेंगे। फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन जो है ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ कि यार फोर्स कितना कम है या कितना ज़्यादा है। 10 न्यूटन इट मीन्स कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है ई मतलब ईस्ट, ठीक है। हमने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी। यार किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और वो 10 न्यूटन है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, अब वो ईस्ट की तरफ लग रहा है, ठीक है। यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये बताना भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन के बगैर ये जो है ये इनकम्प्लीट है। डायरेक्शन अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। यार आपने ईस्ट अगर मेंशन नहीं कर दी, सिर्फ ये लिखा कि फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स तो है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर बंदा कंफ्यूज्ड हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ता है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स फासला आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू 50 मीटर। 50 मीटर जो है ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। यानी डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल आप कह दें कि एक बंदा यहाँ से निकल गया, वो 50 मीटर आगे गया, ठीक है। 50 मीटर उसने फासला तय की। अब वो 50 मीटर आगे तो गया, लेकिन किस डायरेक्शन में? ईस्ट में चला गया, वेस्ट में चला गया, नॉर्थ या साउथ, किस डायरेक्शन में गया? तो 50 मीटर तो वो चला है। 50 मीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ, कितना कम वो आगे निकल गया या कितना ज़्यादा। 50 मीटर है तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन वो किस डायरेक्शन में गया, किस तरफ गया, ये डायरेक्शन बताना भी इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया वेस्ट, यानी वो 50 मीटर चला है वेस्ट की तरफ। इसी तरह आप देख लीजिएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड जो है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक फॉर एग्जांपल चलती हुई गाड़ी है, वो कितना तेज़ चल रहा है या कितना जो है धीमे चल रहा है, उसका बताता है ये मैग्नीट्यूड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वो 1 सेकेंड के अंदर 10 मीटर का फासला ट्रेवल करता है। हर 1 सेकेंड में वो 10 मीटर का फासला ट्रेवल करता है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये बताता है कि वो कितना तेज़ चल रहा है या कितना धीमे चल रहा है। लेकिन वो जा किस तरफ रहा है? नॉर्थ की तरफ,
तो ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन की ज़रूरत जहाँ पे पड़ती है उन क्वांटिटीज़ को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। जिस तरह ये वेलोसिटी हुआ 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, यानी इतना तेज़ या इतना धीमे जा रहा है, जिस भी स्पीड से वो जा रहा है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्थ आप अगर मेंशन करेंगे तो फिर इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे नॉर्थ नहीं लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, तो बंदे को क्या पता यार, वो इतना तेज़ तो चल रहा है, सही है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो जा रहा है, लेकिन वो किस तरफ जा रहा है, क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड बन सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है। इस वजह से ये क्वांटिटीज़ क्या हो गए, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गए। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन कैलकुलेशंस लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर यूज्ड फॉर वेक्टर्स। जब आप वेक्टर्स से रिलेटेड कैलकुलेशन कर रहे हो तो उनके लिए अलग रूल है, आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा को यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा के लॉज यूज़ होंगे। ठीक है, यानी जब भी आपने दो फोर्सेस को ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, ज़रूरी नहीं है कि वो 20 न्यूटन ही आ जाए, समझ रहे हो। जिस तरह ऑर्डिनरी अलजेब्रा में होता था, आप दो मासेस को ऐड करते थे, फॉर एग्जांपल 5 kg प्लस 5 kg 10 kg आ जाना था, इसमें कोई इश्यूज नहीं होते, ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है। लेकिन वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, इनके लिए अलग रूल्स हैं, ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा से अलग होते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, जब आप दो फोर्सेस को ऐड कर रहे हो, दोनों 10 न्यूटन है, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, ज़रूरी नहीं है कि वो 20 न्यूटन आ जाए, हो सकता है 15 न्यूटन आ जाए, हो सकता है 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन 18 न्यूटन आ जाए। तो यहाँ पे जब आप वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हो तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा काम नहीं आएगा, इनके लिए अलग रूल्स होते हैं और उन रूल्स के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। यानी इनके साथ डील करते हुए हमने वेक्टर अलजेब्रा का जो है यूज़ करना है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।